नमस्कार दोस्तों। अभी से ठीक एक साल पहले जन्माष्टमी के दौरान एक परिवार के साथ इतनी डरावनी घटना घट गई कि जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना तो अपने आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि ये घटना थी ही इतनी ज्यादा खौफनाक। शुरुआत करते हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव में राजवीर नाम का एक लड़का रहता था। राजवीर बहुत समय से अपनी बुआ जी से नहीं मिला था। बुआ जी का एक लड़का भी था जो कि बिजनेस करता था। बुआ जी का पूरा परिवार जामनगर में रहता था। इस बार यानी कि 2023 की जन्माष्टमी के टाइम पर राजवीर ने यह डिसाइड किया कि चलो यार, मैं जामनगर ही जाता हूं बुआ जी के घर पे, वहीं पे इस बार की जन्माष्टमी सेलिब्रेट करूंगा। वहां पर बुआ जी का लड़का प्रतीक भी है तो उससे मिलना जुलना भी हो जाएगा। हम जब थोड़े छोटे थे तब मिले थे आखिरी बार। अब तो बड़ा हो गया है प्रतीक, मैं भी बड़ा हो गया हूं, वो भी बिजनेस करने लगा है, मैं भी काम करने लगा हूं। अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे, जामनगर जैसे बड़े शहर में घूमेंगे भी। जाता है वो बुआ जी के घर पे कुछ समय पहले, जन्माष्टमी के कुछ समय पहले पहुंच जाता है। अपने दोस्त, अपने कजन ब्रदर, मतलब वो उसका दोस्त भी था, उसका कजन ब्रदर भी था, प्रतीक के साथ बहुत घूमता फिरता है जामनगर में। और इसी घुमाई फिराई के दौरान अपने कजिन ब्रदर से कह देता है, यार प्रतीक, बहुत मजा आ रहा है घूमने में, क्यों ना अपन लोग इस बार की जन्माष्टमी द्वारका में मनाए। प्रतीक बोलता है, हाँ यार, अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। इनफैक्ट मैं भी काफी समय से सोच रहा था कि द्वारका जाना है, लेकिन नॉर्मल टाइम में नहीं, किसी स्पेशल टाइम में। होली में भी दिमाग आया था कि जाऊं, लेकिन पॉसिबल तो नहीं हो पाया यार, चल जन्माष्टमी में ही चलते हैं। तो अपना राजवीर कह देता है कि अपन दोनों ही क्या भाई, फिर बुआ जी से भी बात कर ले और अपनी छोटी से भी बात कर ले। मतलब जो प्रतीक था उसकी सगी बहन जो छोटी थी उसको छोटी कहते थे, मतलब इतनी भी छोटी नहीं थी, वो रही होगी 17-18 साल की। तो सबसे पूछ लेते हैं बोले। तो ये लोग घर आए। फिर प्रतीक ने अपनी मम्मी से, अपनी बहन से पूछा और दोनों रेडी हो गए। प्रतीक के पास खुद की कार थी, बढ़िया सी, एक अच्छी खासी 5 सीटर की कार थी। और ये लोग जाने वाले टोटल कुल मिला के 5 हो रहे थे, कोई तकलीफ थी नहीं। अब क्या होता है, 5 सीटर मतलब एक सामने बैठ जाए और 3 पीछे बैठ जाए और एक ड्राइवर रहे। और ये लोग जाने वाले भी टोटल मिला के 4 ही हो रहे थे, जिसमें से प्रतीक ही अपनी गाड़ी चलाता था। चलो भाई, डिसाइड हो गया था कि जन्माष्टमी को हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, इस हिसाब से निकलेंगे, बढ़िया से जन्माष्टमी द्वारका में ही सेलिब्रेट करेंगे और फिर लौट जाएंगे अपना रात के समय कृष्ण जी का बर्थडे सेलिब्रेट करके, चाहे रात कितनी भी हो रही हो, खुद की गाड़ी है, निकल जाएंगे। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग एक तरफ कर ली है कि इतने में ही प्रतीक के पापा यानी कि राजवीर के फूफा जी मना करने लगते हैं। बोलते नहीं 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 नहीं, जन्माष्टमी में नहीं जाओगे भाई, कभी और चले जाना। राजवीर तू तो कभी भी आ सकता है, गांव इतना भी दूर नहीं है, जन्माष्टमी में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, दुनिया भर से लोग द्वारका आते हैं, नहीं जाओ, मत जाओ, कैंसिल है। लेकिन ये लोग बहुत ज़िद करते हैं फूफा जी के सामने, राजवीर के फूफा जी के सामने बहुत ज़िद होती है। और वो फाइनली बोल देते, ठीक है यार, लेकिन संभल कर और ज़्यादा रुकने वुकने की टेंशन मत पालना, जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना। ठीक है, ये लोग खुश हो गए और आखिरकार वो समय आ गया जब ये लोग अपनी गाड़ी में सवार हुए, यानी कि छोटी, राजवीर, प्रतीक और प्रतीक की मम्मी गाड़ी में सवार हुए और निकल पड़े। सही समय में ये लोग वहाँ पर पहुँच गए। जब इनको पहुँचना था एक्चुअल टाइम में, ये द्वारका पहुँच गए हैं और वहाँ पर बढ़िया जाते से ही पहले द्वारकाधीश जी के दर्शन किए हैं। फिर वहाँ पे मटकी फोड़ हुआ, प्रॉपर जन्माष्टमी जो मटकी वाला होता है वो मनाया गया। अब रात में होना था कृष्ण जन्मोत्सव। अब होता ये है 12 बजे जैसे ही बर्थडे सेलिब्रेशन होता है कृष्ण जी का, वहाँ पे बहुत भीड़ बढ़ने लगती है और उन लोग उसी समय डिसाइड करते हैं कि अब हमको निकलना चाहिए। नहीं तो पहले इन लोगों ने प्लानिंग कर लिए थे कि भाई हम लोग होटल वगैरह लेके आज यहीं पर स्टे कर लेंगे। और रही बात प्रतीक के पापा की, तो उनको फ़ोन करके बोल देंगे, अरे नहीं निकल पाए, ऐसा ऐसा हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, नहीं निकल पाए, सुबह सुबह निकल रहे हैं। लेकिन भीड़ इतनी बढ़ गई कि यहाँ पे प्रतीक, राजवीर खुद बोल पड़े कि हमें निकल ही जाना चाहिए। रात के 1 बजे के आसपास ये लोग द्वारका से अपनी गाड़ी में सवार हुए और जामनगर जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका से निकले हुए अभी ने लगभग आधे घंटे हुए होंगे और ये लोग अब प्रॉपर सुनसान सड़क में चल रहे थे। बहुत रात का टाइम है, ये कोई हाईवे नहीं है, 1 वे टाइप का रूट है और ऐसा लग रहा है कि ये लोग रास्ता भटक सा गए हैं। रात में इनका मोबाइल भी, सबका मोबाइल भी ऑफ हो चुका था, क्योंकि दिन भर से बहुत घुमाई हो रही थी, बहुत फ़ोटो खिंचाई हो रही थी।
तो गूगल मैप लगाने का भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब खाली अंदाज़ा मार के, प्रिडिक्शन मार के सीधा सीधा चलना है। जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता भी पता नहीं किधर चले गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि सफ़र अब तक का नॉर्मल चल रहा था कि अचानक से इनकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद पड़ जाती है। एक ऐसी जगह जहाँ पर दूर दूर तक ना ही कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही कोई दूसरी गाड़ी आती जाती दिखाई दे रही थी। घना सन्नाटा, दोनों तरफ जंगल और सीधे लंबी लंबी रोड, पीछे भी ज़्यादा दूर का कोई विजन नहीं आ रहा है। हाँ, इतनी डार्क नाइट नहीं थी, इसलिए बाहर हल्का फुल्का दिखाई दे रहा था। भाई गाड़ी जैसी बंद पड़ी ना, पता नहीं गाड़ी को ऐसा क्या हो गया कि गाड़ी की जो हेडलाइट भी है ना, वो इतनी ज़्यादा डिम हो गई, इतनी ज़्यादा डिम कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और टेल लाइट भी चालू रहना चाहिए थी, वो भी अजीब सी बंद जैसी हो गई, एकदम ऐसी लुप 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 करके थोड़ी थोड़ी ही जल रही है। अब घबरा गई, पीछे मम्मी बैठी हुई है, छोटी बैठी हुई है, सामने अपना प्रतीक ड्राइवर सीट में और को ड्राइवर सीट में अपना राजवीर बैठा हुआ है। तो पीछे से मम्मी कहती है कि बेटा प्रतीक क्या हो गया, ठीक तो है कि नहीं सब। प्रतीक बोलता है अरे नहीं मम्मी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, चालू हो जाएगी, टेंशन मत लो। लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है। अंदर ही अंदर प्रतीक समझ चुका है कि क्या गड़बड़ हो गई है यार। और प्रतीक को देखकर राजवीर भी समझ गया है कि प्रतीक घबराया हुआ है और मम्मी और छोटी घबराए नहीं, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा है। वो चालू करने की कोशिश किए जा रहा है 10-15 मिनट हो गए, गाड़ी चालू नहीं हो रही है। ना जाने क्यों प्रतीक को घबराहट बहुत हो रही है, इसलिए ना ही प्रतीक राजवीर को बोल रहा है कि नीचे उतर के बोनट ओपन करके चेक कर, और ना ही वो खुद ओपन कर रहा है। पता नहीं उसने उस समय क्या भाप लिया था कि इतने में पीछे से ठप करके ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कि किसी ने गाड़ी के पीछे वाला जो कांच है उसमें हाथ मारा। ये सब घबरा गए और पीछे पलट कर देखे, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे, लेकिन पीछे कोई दिखाई नहीं दिया, दिखाई दे भी नहीं सकता था क्योंकि लाइट, मैंने बोला ना, टेल लाइट बहुत ही ज़्यादा डिम हो गई थी और पीछे भी कोई स्ट्रीट लाइट दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। वे घबरा गए। फिर कुछ सेकंड बाद सोचे कि हो सकता है बाहर किसी और चीज़ की आवाज़ होगी। बारिश का टाइम है, हल्की फुल्की हवा भी चल रही है, कुछ गिर गया होगा, हमारा ये वहम होगा, हमारी गाड़ी के साथ कुछ नहीं होगा। खैर, ये फिर से गाड़ी स्टार्ट करने में लग गया। अब हल्का हल्का ठंडक मौसम भी था, लेकिन उसको पसीना आने लगा प्रतीक को, जिसके पसीने को देखकर मम्मी, छोटी, राजवीर सब समझ गए कि प्रतीक घबराया हुआ है। मम्मी तुरंत ही प्रतीक से कहती है बेटा देख, तुझे मेरी कसम है, तू सच सच बता, सब कुछ ठीक है कि नहीं। प्रतीक घबराते हुए कुछ बोलने ही वाला था, हकलाते हुए, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा है लेकिन अब बोलना पड़ेगा। वो ऐसी सिचुएशन में था ही कि पीछे से फिर से थप ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, और इस बार ये आवाज़ इतनी क्लियर थी, ये धप्पा इतना ज़्यादा क्लियर था कि इनकी गाड़ी वाइब्रेट हो जाती है। और जैसी गाड़ी वाइब्रेट होती है ना, प्रतीक के मुंह से ऐसा करके चीख निकल जाती है। अब यह क्लियर हो चुका था कि प्रतीक ने कुछ तो ऐसा देख लिया है या कुछ तो ऐसा सुन लिया है जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ कोई भी इंसान नहीं देख पाया था, नहीं समझ पाया था, नहीं सुन पाया था। राजवीर कहता है कि यार प्रतीक, अपन को उतर के देखना ही चाहिए कि बाहर तरफ कौन है, छोटी और बुआ जी दोनों हैं, हमें ही तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। प्रतीक हाँ ठीक है ऐसा कहता है और अपनी साइड का गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। राजवीर भी अपनी साइड का दरवाज़ा खोलता है। दोनों उतर के पीछे तरफ गए, देखे कोई भी दिखाई नहीं दिया। राजवीर ने हिम्मत करके बोल ही दिया, कौन है, कौन हमारे साथ कुछ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, सामने आओ, ऐसे परेशान मत करो। लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अचानक से एक बिजली कड़कती है, जो बिजली की गड़गड़ाहट इतनी जोर की थी कि अंदर बैठी हुई मम्मी और छोटी और जोर से डर गई, और तुरंत ही कांच खोल के मम्मी अपने बेटे और अपने भतीजे से कहती है कि चलो चलो तुम लोग अंदर बैठो और गाड़ी चालू करने की कोशिश करो, बाहर का मौसम और माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, मुझे कुछ अनहोनी का आभास हो रहा है। दरअसल राजवीर की बुआ जी यानी प्रतीक की मम्मी का सिक्स सेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। उन्हें जो कुछ भी आभास होता था वो हो ही जाता था। इसी वजह से ये दोनों घबराते हुए अंदर बैठे, और फिर से इसने अपनी चाबी घुमाया गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कि इस बार सीधे प्रतीक के साइड वाले कांच पे कोई धप से मारता है, और इस सब की सब उस तरफ देखते हैं तो इस बार एक औरत दिखाई देती है। ये औरत अपनी ब्लैंक सी आंखें, मतलब ऐसी आंखें जिसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बिल्कुल पोकर फेस लिए कांच में देख रही है
अंदर तरफ किसी को ढूंढ रही है। हिम्मत करके प्रतीक कांच खोलता है। बोलता है, कौन हो आप, क्या चाहिए? औरत कहती है कि मुझे थोड़ा आगे तक जाना है, कोई साधन नहीं मिल रहा है, इस घने जंगल में घनी बारिश में फंसी गई हूँ, आप लोग छोड़ देंगे आगे तक, मुझे लिफ्ट दे देंगे? राजवीर कहता है, प्रतीक तो कुछ बोल नहीं पा रहा था। राजवीर कहता है कि ठीक है, आप आ जाइए अंदर, पीछे बैठ जाइए, हम छोड़ देंगे, लेकिन पहले हमारी गाड़ी तो स्टार्ट हो जाए। औरत बड़ी ही अजीब आवाज़ में कहती है, चिंता मत कीजिए, मैं बैठूंगी तो आपकी गाड़ी चालू हो ही जाएगी। ऐसा बोल के वो पीछे जाती है, दरवाज़ा खोल दिया जाता है। मतलब प्रतीक यहाँ से जो उसका मतलब सिस्टम होता है ना उसके पास ड्राइवर सीट में, वो बटन दबा देता है, दरवाज़ा खुल जाता है, वो अंदर बैठ जाती है। दरवाज़ा जैसे ही बंद करी अब बैठ के, और जैसे ही वापस से उसने अपनी चाबी घुमाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। सब शॉक्ड एक दूसरे को देखने लगे, और वो औरत खिड़की के बाहर ही पता नहीं क्या देख रही है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई हो, नहीं हुई हो, गाड़ी चल रही हो, उसको कोई कुछ मतलब नहीं है, वो बस आके बैठ गई है और अपना बाहर देखने लगी। खैर, उसने गियर चढ़ाया और गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। थोड़ी आगे जाने के बाद सामने बैठा हुआ राजवीर पीछे बैठी हुई उस औरत से पूछता है, आप गाड़ी में बैठ तो गई है बोल के कि लिफ्ट चाहिए, वैसे आपको जाना कहाँ है, आप बता सकती है? औरत बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहती है, राजकोट जाना है मुझे। फिर ये बात सुनकर प्रतीक कहता है, हम तो राजकोट जा नहीं रहे हैं, हम जामनगर तक जा रहे हैं। औरत कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे जामनगर ही ले चलो, काफ़ी साल हो गए हैं जामनगर भी नहीं गई हूँ, बहुत सारी यादें हैं मेरी जामनगर को लेकर, चलो जामनगर ही चलते हैं। बड़ी अजीब सी बात कर रही थी, एक जगह देखती रहती, कोई पलक भी नहीं झपकाती, बड़ी बड़ी आंखें करके कुछ सोचते हुए बस हाँ नहीं ले चलो, जैसे एक्सप्रेशन से मैं बोल रहा हूँ ना वैसे ही बोल देती यार, थोड़ी अजीब लग रही थी ये औरत। खैर, प्रतीक ने बोला कि ठीक है, अगर आप जामनगर ही जाना चाहती है तो ठीक है, वहीं चलते हैं। उसी समय प्रतीक के मन में पता नहीं क्यों ऐसा आया कि मैं अपने जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें हनुमान चालीसा लगाता हूँ, पता नहीं क्यों। कुछ तो भी देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, प्रतीक ने कुछ तो ऐसा आभास किया था, कुछ तो ऐसा देखा था, कुछ तो ऐसा सुना था जो किसी और को नहीं मालूम था। प्रतीक ने हनुमान चालीसा प्ले करने की कोशिश किया, लेकिन हनुमान चालीसा प्ले नहीं हुई। स्टार्टिंग की जो म्यूज़िक बजती है, जो फेमस वाला जो हनुमान चालीसा है, मतलब जो अपलोडेड है यूट्यूब में, वो सबको पता है, गुलशन कुमार जी का, वो मतलब स्टार्टिंग में जो म्यूज़िक बजती ना, वो म्यूज़िक बजी और फिर बहुत बुरी तरीके से अटक गया, जैसे कि म्यूज़िक सिस्टम में अचानक से खराबी आ गई है। हैरान होने वाली बात ये थी कि म्यूज़िक सिस्टम तो कुछ ही समय पहले इसने नया लगवाया हुआ था, पुराना वाला भी ख़राब हो गया था, तो उसको रिप्लेस करके ये लगा था महंगी क्वालिटी का, इसमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती थी, अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा था। खैर, अब आप लोग सुनकर ये बोलेंगे कि इन लोगों ने अपने पास केबल तो रखे होंगे जिससे अपना मोबाइल चार्ज कर सकते थे, गूगल मैप लगा सकते थे, लेकिन नहीं, इन लोगों का केबल भी मिस था। जो ऑक्स केबल होता है, गाड़ी को अपनी गाड़ी में से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, वो वाला केबल था ही नहीं इनके पास। ऐसी वाली सिचुएशन, मतलब सिचुएशन बहुत बुरी फंसी हुई थी इन लोगों की। कोइंसिडेंस पे कोइंसिडेंस हो रहे थे नेगेटिव वाले। खैर, हनुमान चालीसा भी बंद पड़ गया और ये म्यूज़िक सिस्टम भी अजीब सा आवाज़ करके बंद हो गया। ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में ही प्रतीक का ध्यान पूरी तरीके से म्यूजिक सिस्टम में है और राजवीर भी लगा हुआ है कि क्या हो गया, ठोक पीट के देख रहा है कि इतने में ही पीछे से जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि छोटी की थी। ये घबराकर पीछे पलट कर देखता है, गाड़ी चलाते में दोनों ही। तो क्या देखता है कि वो औरत बहुत ही डरावना रूप धारण कर चुकी है अपना। वो नॉर्मल नहीं दिख रही है जो अभी गाड़ी में आके बैठी थी, वो बहुत स्कैरी दिखाई दे रही है। उसकी जो पूरी बॉडी है ना, वो पूरी जली जली दिखाई दे रही है, और जो उसने कपड़े भी पहनी है ना, वो भी काफ़ी जले जले दिखाई दे रहे हैं। और उसने एक हाथ से छोटी का गला और एक हाथ से बुआ जी का यानी प्रतीक की मम्मी का गला दबा कर रखी हुई है। प्रतीक की मम्मी का चेहरा पूरा लाल पड़ चुका है, आंखें पूरी तरीके से पलट चुकी है, समझ में नहीं आ रहा है वो सांस ले रही है कि नहीं ले रही है। लेकिन छोटी चिल्लाई है, जैसे कि छोटी की सांसें रुकने वाली। उसके नाखून भी इतने बड़े बड़े, ऐसे इतना गंदे, यहाँ तक पूरे भालू जैसे बाल आए हुए हैं, और उसका मतलब बहुत स्कैरी दिखाई दे रही थी। एक आँख इतनी बड़ी होके बाहर आ गई जिसमें कोई पुतली नहीं है, और एक आँख है ही नहीं, हाँ, और बाल भी ऐसे उधड़े उधड़े से पूरे दिखाई दे रहे हैं।
उसका ये हुलिया देखकर प्रतीक बहुत जोर से घबरा गया कि मेरी मम्मी और मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है। उसी गाड़ी का बैलेंस पूरा खो गया और वो ब्रेक मारने की कोशिश किया तभी तो उसका ब्रेक ही नहीं लग रहा है, ब्रेक ही नहीं लग रहा है। अब तुरंत ही राजवीर कहता है कि प्रतीक तू गाड़ी संभाल, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। राजवीर उठा और छुड़वाने की कोशिश करने लगा उस औरत से हाथ, लेकिन उस औरत के हाथ पत्थर के बन चुके थे और वो औरत भी पत्थर जैसी बन चुकी थी। ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रही, बस ऐसा पकड़ ली है तो पकड़ ली है, एक अजीब सी स्माइल लेके मूर्ति की बन गई है। और यहाँ पर बुआ जी की तो सांसें लगभग रुक सी गई है और जैसा मैंने आपको बताया वो लड़की छोटी की भी सांसें पूरी तरीके से रुकने ही वाली है कि पता नहीं प्रतीक के दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई कि वो खुद ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ऐसा बोल के जो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया है, पीछे पीछे राजवीर भी रिपीट करना शुरू किया। अरे भाई हनुमान चालीसा के इसने जैसे ही 2 पंक्तियां पढ़े, दो पढ़ा है ना, शुरू के ही 2, वो औरत इतनी जोर से चिल्लाई है कि इनके कान में जो पी करके आवाज आती है ना वो हो गई और वो औरत फट से दरवाजा कांच तोड़ते हुए पार। पता नहीं, देखो दरवाजे कार के कांच जो होते हैं, दरवाजे कांच वो ऐसे नहीं तोड़े जा सकते। फिल्मों में दिखाता है ना कि ऐसा हाथ मार के फट्टे से फोड़ दिए, नहीं, उसमें क्रैक आ जाते हैं, उसमें पूरा ऐसा डेंट आ जाएगा, लेकिन वो इतने आसानी से फूटते नहीं है। लेकिन वो ऐसा फाड़ से करके फोड़ के निकली है कि मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कि ना जाने कौन सी फोर्स के साथ वो निकली होगी। और बाहर जैसी वो निकली है, गायब, और गाड़ी भी रुक गई। प्रतीक गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहा है और छोटी अपनी मम्मी को जगाने की कोशिश कर रही है। मम्मी को पानी मुंह में डाल रही है, आंख में छिड़क रही है, लेकिन मम्मी नहीं उठ पा रही है। राजवीर सामने वाली सीट से पीछे की तरफ आ गया और वो भी अपनी बुआ जी के हाथ वाथ ऐसे घिसने लगा है कि बुआ जी को अचानक से ऐसी सांस आई। और जैसी उनको सांस आई ना, बोलो द्वारकाधीश महाराज की जय, ऐसा बोल के चिल्लाई है। सबने एक साथ मिलके चिल्लाए है ना, वैसे ही गाड़ी ने वापस से स्टार्ट वाला पिकअप ली और फिर से गियर चढ़ाया। प्रतीक की जान में जाना ही कि मेरी मम्मी की जान वापस आ गई है, और भगाया भयंकर तेज गाड़ी को और सीधे, इतनी तेज भगाया कि सीधे जामनगर में आके रोका, स्पीड भी कम नहीं किया। घर पर आने के बाद फूफा जी को कुछ नहीं बताया इन लोगों ने, मतलब प्रतीक ने अपने पापा को कुछ नहीं बताया, ना ही प्रतीक की मम्मी ने अपने हस्बैंड जी को कुछ बताई है, क्योंकि इतना कुछ हो गया। उनको पता चलता तो कितने गुस्सा होते। जैसे तैसे करके इनकी जान बची है। हल्का फुल्का इन लोगों ने बताया कि हमको कोई रोड के किनारे ऐसी खड़ी हुई दिख गई थी, उतने ही हल्के फुल्के में इन लोगों को डांटे। बोले देखो मैंने तुमको मना किया था ना, मत जाओ, मुझे वैसे भी सही आभास नहीं हो रहा था। पूरी बात नहीं बताया उन्होंने। ये कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद राजवीर ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला खाली आप एक बार पूरी दुनिया को बताओ, सब लोग के रोंगटे नहीं खड़े हो गए तो बोलना मुझे। मैंने सोचा कि यार सुनाना तो बनता ही है कहानी, क्योंकि जन्माष्टमी जस्ट आने ही वाली है और मेरे चैनल का तो आप लोगों को पता ही है ना हिसाब किताब। कोई त्यौहार आता है तो ऐसी कहानियाँ मैं ढूंढ कर निकालता हूँ ताकि आप लोग वो कहानियाँ सुने तो आप लोग भी रिलेट कर पाएँ या इन्जॉय कर पाएँ, आपको अच्छा मनोरंजन मिल सके। मेन मकसद तो मेरा आप लोगों को मनोरंजन ही देना होता है। अगर आज के इस वीडियो के ज़रिए मेरा वो मकसद पूरा हुआ है, आप लोग थोड़ा भी इंटरटेन हुए हैं, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना यार। मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।